हे एवरीवन, वेलकम एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 12th कॉमर्स कंप्यूटर साइंस की क्लासेज, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो 12th की जो बुक है, जिसके अंदर टोटल आपके 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया उनको। फर्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है आपकी डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड जो यूनिट है आपकी वो है आपकी C++ एंड थर्ड जो यूनिट है आपकी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो हम शुरू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। बात करते हैं अपन डेटा की। तो डेटा क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज स्टोर की जाती है ना। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज स्टोर करने की बात करते हैं अपन, मान लो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, ये हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे तो ये आपका एक डेटा होता है। एनीथिंग इंफॉर्मेशन, एनीथिंग गिव इंफॉर्मेशन कॉल्ड डेटा। जो भी सूचनाएं आपको दी जाती है वो सारी आपकी क्या होती है, डेटा होती है। बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रस्तुत करने का एक तरीका, वो आपका कहलाता है स्ट्रक्चर, है ना। तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप डेटा है वो कौन से वे के अंदर, कौन से फॉर्म के अंदर स्टोर करोगे, वो आपका होता है स्ट्रक्चर। मान लो मेरे पास में एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की क्लास हो गई, उसकी सिटी हो गई। मैं डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हुए इन डेटा को एक एफिशिएंट फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकता हूं। जिससे मेरा स्ट्रक्चर, मान लो मैंने एक इंडेक्स के रूप में डेटा को स्टोर किया। ये मेरी इंडेक्स है, जहां मैंने ले लिया स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास और स्टूडेंट की सिटी। अब मैं यहां पे डेटा स्टोर करना चाह रहा हूं। मान लो मैंने लिखा है अंकित, स्टूडेंट की क्लास मैंने लिख दी 12th, सिटी मैंने ले ली जोधपुर। तो मैंने एक टेबल के रूप में डेटा को स्टोर किया है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। यानी इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं डेटा को आसानी से काम में ले सकता हूं। बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर यानी सेव करना, व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज करना, उनका करने का जो एक तरीका होता है, जिसे हम डेटा का क्या कर सकते हैं, आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज इसलिए किया जाता है कि हम जो डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उनको वापस से जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को इस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि अगर बाद में इन फ्यूचर हमें उसकी जरूरत पड़े तो किसी भी समय उनको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो अब है कि हम डेटा स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, उनको कौन कौन से फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के 2 प्रकार होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं, पहला जो आपका होता है वो होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो आपका होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण डेटा स्ट्रक्चर, एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोला जाता है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को आप प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को आप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। जिसमें से अपन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसके भी आपके 2 फॉर्म में, 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो होता है, एक होता है एरे, एक होता है स्ट्रक्चर। सेकंड जो होता है आपका कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर यानी कि यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, उसको भी आप 2 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड जो आपका होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अपन उसमें से बात करने जा रहे हैं अभी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की, कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, यानी साधारण डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बात करें सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की, तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट
सीधे ही मशीन इंस्ट्रक्शन यानी मशीन के निर्देशों के अनुसार ऑपरेट यानी उसको व्यवस्थित कर सकते हैं अपन, किया जा सकता है। अर्थात ये सिस्टम तथा मशीन के द्वारा डिफाइन किया होता है। अपन थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, एरे एंड स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि इसके अंदर आप जो है डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, डायरेक्ट मशीन के द्वारा इसको काम में लिया जा सकता है। तो आपने C11 के अंदर C पढ़ी है, C के अंदर आपने पढ़े हैं एरे। तो एरे अपन आप जब भी बनाते थे तो नॉर्मली आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है। वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। तो डेटा टाइप मैंने ले लिया इंट, वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने ए। तो ये नॉर्मल अपन वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं। अब मुझे इसको एरे बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी डायमेंशन, इसकी साइज है जो ब्रैकेट में दे देता हूं। तो ये एक वेरिएबल था, अब क्या बन गया, एक वेरिएबल का ग्रुप बन गया, ये एक एरे बन गया। तो जब ये मैं बनाता हूं तो मुझे कोई अलग से मशीन को ऐसे बताना नहीं पड़ता है कि मैंने एरे बनाया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वो यही कहता है एरे का कि डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम और उसकी साइज। तो जब इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपन कोई भी एग्जांपल देते हैं तो मशीन जो है समझ जाती है कि यहाँ पे यूजर ने क्या बनाया है, एरे बनाया है। तो इससे जब भी आप इनको बनाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। स्ट्रक्ट मैंने लिखा स्टूडेंट, तो इससे क्या हो गया कि स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बन गया। जैसे ही मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया था तो उसको पता चल गया कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट क्या है, एक प्री डिफाइंड वर्ड्स है, इसको मशीन के अंदर पहले से ही परिभाषित किया गया है, जिनका यूज अगर अपन मशीन में के अंदर करते हैं तो मशीन उसको स्वतः ही समझ जाती है, डायरेक्ट समझ जाती है। हमारे इंस्ट्रक्शन यानी हमारे निर्देशों को अपन को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही दूसरी ओर अपन समझ रहे हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, और इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जिनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाया जाता है, या फिर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है जिसे आप सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, उसकी डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो जिसे प्रिमिटिव डाटा टाइप से बनाया जाता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा जो भी आपका होता है, इनके द्वारा जिनको बनाया जाता है वो आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब बात करें अपन कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की, तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जा सकता, मशीन के द्वारा डायरेक्टली काम में नहीं लिया जा सकता है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जब भी आप कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को बनाओगे, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर अंदर डेटा को काम में लोगे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मशीन कोड के द्वारा, आप मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसको काम में नहीं लिया जा सकता है। इनको पहले चेंज करना होता है, इनको हमें बताना होता है कि भी ये किस तरीके का डाटा है, ये सारी चीज। तो ये भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोला जाता है रेखीय डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा मेरा होता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। बात करते हैं अपन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, लीनियर मींस रेखीय, यानी एक सीक्वेंसली क्रम में, यानी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेटा को अपन एक क्रम के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं, क्रम के अंदर उनको स्टोर करवाया जा सकता है, वो आपका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बात आती है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी गैर रेखीय, जिसको सीक्वेंसली क्रमबद्ध, जिनको अपन स्टोर नहीं किया जा सकता, क्रमबद्ध जिनको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। बात कर रहे हैं अपन एक नंबर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा आइटम, अलाइनमेंट यानी कि डेटा नंबर को क्या किया जा सकता है, लीनियर यानी एक रेखीय रूप के अंदर क्या किया जा सकता है, उसको संग्रहित यानी स्टोर किया जा सकता है, व्यवस्थित उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, जिसमें एक डेटा आइटम, एक अलाइनमेंट, एक नंबर एक दूसरे से एक रेखा के रूप में सीधे जुड़े होते हैं। यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो डेटा होता है एक लीनियर फॉर्म में, यानी एक क्रमबद्ध यानी सीक्वेंसली स्टोर किया जाता है, वो आपका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसको बोला जाता है अपन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, रेखीय डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसके अंदर मेरे आता है एरे। एरे के अंदर जब भी आप बनाते हो तो इसी फॉर्म के अंदर, एक क्रम के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर आपके क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। दूसरा होता है स्टैक। स्टैक में भी आपके क्या हो जाता है, डाटा को क्या जाता है, सीक्वेंसली स्टोर किया जाता है। तो फिर आपका आता है क्यू। तो क्यू के अंदर भी आपके डेटा को क्या हो जाता है, क्रमबद्ध यानी सीक्वेंसली स्टोर किया जाता है। लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर भी डेटा क्या हो जाता है, एक क्रम के अंदर, सीक्वेंस के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड मेरा जो होता है वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। तो गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें डेटा आइटम को क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंसली तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, जिसको अपन बोल सकते हैं
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें अंदर क्या होता है कि इसमें एक डेटा आइटम या एक एलाइनमेंट किसी भी अन्य आइटम से, किसी भी अन्य एलाइनमेंट से या फिर एक साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है किसी भी दूसरे नियम, यानी एक डेटा आइटम दूसरे डेटा आइटम के साथ, किसी भी दूसरे डेटा आइटम के साथ में सीधा जुड़ा हुआ हो सकता है। ये था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे आगे डेटा ऑपरेशन। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर कोई भी एक लैंग्वेज नहीं होती है, ये क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। तो एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम? नथिंग, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक निर्देशों का समूह होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक लैंग्वेज नहीं होती है, डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है। इसके आगे वाला टॉपिक है अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, अब है हमारा डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। यानी डेटा स्ट्रक्चर जब अपन डेटा को स्टोर करते हैं तो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। कई द्वारा डाटा का अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को सॉर्ट करना है, डेटा को मर्ज करना है, डेटा को सर्च करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो डेटा के ऊपर अपन कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन जो होते हैं इसके अंदर अपन डेटा को जो प्रोसेस करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या है, सबसे पहला है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है डेटा को विजिट करना, कि आपने कोई भी डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया है और उन डेटा को मान लो, अब जैसे ये मेरा एरे था, इस एरे के अंदर मैंने वैल्यू है जो स्टोर करवा दी है। तो अब स्टोर करवाने के बाद अगर मैं इस वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना चाहूंगा तो प्रिंट करवाने के लिए मुझे 1 बाय 1 सभी डेटा को प्रिंट करना होगा। तो जो अपन प्रिंट करेंगे तो उसका मतलब होता है ट्रैवर्स करना, यानी डेटा के ऊपर विजिट करना, डेटा के ऊपर गमन करना। तो ट्रैवर्सिंग कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलाइनमेंट यानी प्रत्येक तत्व, प्रत्येक वैल्यू नंबर को केवल एक बार विजिट करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। सेकंड जो ऑपरेशन वो होता है सर्चिंग। सर्चिंग मींस डेटा आपने स्टोर कर दिया है, स्टोर करने के बाद में डेटा के अंदर वैल्यू को सर्च करना, डेटा को ढूंढना। यानी कि अपन ने पढ़ा था कि अपन की जरूरत पड़ती है तो डेटा को आसानी से सर्च किया जा सकता है, डेटा को आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो सर्चिंग ये कहती है कि डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलाइनमेंट को खोजना, सर्च करना जो कि एक या एक से अधिक कंडीशन को संतुष्ट करता है। यानी कि अपन एक कंडीशन, एक शर्त लगा के भी डेटा को सर्च किया जा सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, या जो भी डेटा छोटा बड़ा है अपन उन डेटा को सर्च कर सकते हैं, तो वो कहलाती है सर्चिंग। तीसरा मेरा जो होता है वो होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना, डेटा को ऐड करना। तो इंसर्शन का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर में समान प्रकार के एलाइनमेंट को जोड़ना। अब बात यह होती है कि अगर आपने किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनाया है तो उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जिस प्रकार का पहले डेटा स्ट्रक्चर था आपका, उसी प्रकार से उसको क्या किया जा सकता है, उसी प्रकार के डेटा को साथ में ऐड किया जा सकता है। अपन ये नहीं कि हमने इंटीजर प्रकार के डेटा को डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करवाया है और अपन कैरेक्टर प्रकार का डेटा उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो समान प्रकार के डेटा टाइप को ही, प्रकार के एलाइनमेंट को ही जोड़ना होता है, उसको अपन इंसर्शन बोला जाता है। अब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन एलाइनमेंट को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे लास्ट में ऐड किया जा सकता है। डेटा स्ट्रक्चर में आप डेटा को कहीं पे भी इंसर्ट करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। फोर्थ आपका है डिलीशन। डिलीशन मत मीन डेटा को डिलीट करना, डेटा को हटाना। तो डिलीशन का मतलब होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में एलाइनमेंट, यानी कि जैसे एलाइनमेंट को रिमूव करना, डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा को हटाना, उसको अपन बोलते हैं डिलीशन। आपने डेटा स्टोर कर दिया है, अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ी है कि इनमें से इन डेटा को हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो आप डिलीशन ऑपरेशन के द्वारा डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा को वापस से हटाया जा सकता है। आपका फिफ्थ जो है वो होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को ऑर्डर के अंदर लाना, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डेटा को आप ऑर्डर के अंदर लाना चाहते हो तो सॉर्टिंग ऑपरेशन का यूज करते हुए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर में एलाइनमेंट को असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में तथा डिसेंडिंग घटते हुए क्रम के अंदर अरेंज यानी व्यवस्थित कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा। आपका लास्ट जो है ऑपरेशन वो होता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, तो दो विभिन्न प्रकार के अलग अलग डाटा यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जो डेटा फाइल्स है, उन दोनों फाइल्स को अपन एक फाइल्स के अंदर क्या किया जा सकता है, कंबाइन करके स्टोर किया जा सकते हैं। दोनों फाइल को, अलग अलग प्रकार की दो फाइल है, उनको जोड़ के अपन एक फाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मर्जिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है एल्गोरिदम। अब मैं आपको बात करना चाहता हूं कि एल्गोरिदम क्या है। अपन स्टार्टिंग में पता था कि डेटा स्ट्रक्चर कोई भी किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं होती है, ये कोई भाषा नहीं होती है, ये एक एल्गोरिदम होती है। एंड एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम? नथिंग, एल्गोरिदम इज नथिंग बट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक निर्देशों का क्या होता है, समूह होता है। तो एल्गोरिदम होता क्या है, तो एल्गोरिदम समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मान लो आप रोज उठते हो, उठते ही आप कोई काम करते हो,
तो काम शुरू करने से लगाकर अंत तक में आप किसी भी स्टेप को क्या करते हो, फॉलो करते हो, किसी भी स्टेप निर्देशों का पालन करते हो, तो वो आपका क्या होता है, काम होता है। तो मान लो कि आप सुबह उठे हैं या फिर आपके सामने कोई समस्या है, यानी कि आप जो भी काम करो वो आपके पास में एक तरह की समस्या है, और उस समस्या का समाधान कब होता है, जब आप उस काम को पूरा कर लेते हो। और उस काम को पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, और वो स्टेप एक सीक्वेंशियली स्टेप को आप फॉलो करते हो। मान लो कि आपको एक चाय बनानी है, तो चाय बनाना आपके सामने एक तरह की समस्या है। अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो चाय बनाने के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना किसी निर्देश का पालन करना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मान लो आपको खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, किसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मान लो चाय बनानी है तो आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे। इस प्रकार से एक स्टेप होगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली अपन चीनी डाल दी फिर अपन ने पत्ती डाल दी, तो ऐसे अपन स्टेप करेंगे तो उसके अंदर स्वाद में थोड़ा फर्क आएगा। तो वैसे ही अगर आप किसी काम को करते हो, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को स्टोर करते हो, तो अपन एक स्टेप को फॉलो करते हैं। तो एल्गोरिदम वही होता है जब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाता है, तो एक स्टेप होता है आपके सामने, जिस स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। तो एल्गोरिदम की परिभाषा अपन यहाँ समझ रहे हैं, एल्गोरिदम होता क्या है। तो कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को लिखा जाता है। यू नाउ कि कंप्यूटर के पास में माइंड नहीं होता है, नो IQ पावर, वो समझता नहीं है, उसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन अपन क्या करते हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू देते हैं, यानी किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। तो वही बात, कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में हम बहुत सारे क्या करते हैं, स्टेप को लिखते हैं। अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो खूब सारे उसके अंदर स्टेप होंगे, जिन स्टेप को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, उन्हीं स्टेप को कंप्यूटर क्या करता है, रन करता है और कार्य को खत्म करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। अगर अपन एक सिंपल परिभाषा की बात करते हो तो एल्गोरिदम किसी भी समस्या का, यानी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया होती है। जस्ट हमने पढ़ा था कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान कब होगा, जब आप उसका हल निकालोगे। और हल कब निकलेगा, जब आप उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करोगे, स्टेप बाय स्टेप उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालोगे, उसको हल करोगे। तो वही है कि एल्गोरिदम कुछ चीज, समस्या या प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, जिनको अपन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वही चीज आपके क्या कहलाती है, एल्गोरिदम कहलाती है। अब एल्गोरिदम का यूजेज है जो कंप्यूटर के अंदर कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। बिजनेस मॉडल बनाना हो तो अपन एल्गोरिदम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बनानी है तो एल्गोरिदम बनाते हैं। तो यही बात है कि एल्गोरिदम क्या कहता है। अब एल्गोरिदम कोई पूरा कोड नहीं होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि एल्गोरिदम कोई प्रोग्राम नहीं होता है, कोई कोड नहीं होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, कोई प्रोग्राम या कोई कोड ये नहीं होता है। ये क्या होता है, मूल समस्या, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उसका एक क्या होता है, कोड होता है, जिसको अपन कंप्यूटर की भाषा में सुडो कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुडो कोड बोलते हैं। तो वही चीज है, मान लो कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम बनाना है तो मुझे क्या होता है, एक प्रोग्राम की एक तो अपन कोडिंग करते हैं। तो हमने पढ़ा कि एल्गोरिदम जो होता है वो एक तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है, वो एक क्या होता है, सुडो कोड होता है। मान लो मुझे दो संख्याओं को ऐड करना है, जोड़ करने का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं उसका अगर एल्गोरिदम लिखूं तो एल्गोरिदम सबसे पहले इसको स्टार्ट किया जाता है। तो मैं लिखूंगा स्टार्ट, फिर अपन लिखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहां लिख देता हूं मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर है कि मैंने वेरिएबल लिए, जैसे मान लो A, B और C। हम फिर अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू स्टोर कराएंगे इसके अंदर। तो ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर इन वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऑपरेशन करवाएंगे कि C इज इक्वल टू A प्लस B। फिर अपन क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देते हैं किसको, C को, और ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये एक तरह का सुडो कोड हो गया। ये ना तो कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ना ही ये कोई प्रोग्राम है। अगर मैं आपको कहता हूं कि दो संख्याओं की जोड़ करनी है और मैं आपको ऐसा कोड दे देता हूं कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो आप क्या करोगे कि मुझे प्रोग्राम को शुरू करना है, यानी हेडर फाइल वगैरह डालेंगे। फिर अपन उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि अपने कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ी है, यानी उसके अंदर अपन को वैल्यू कितनी लेनी है, जितनी वेरिएबल लेनी है उतने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, फिर उसके अंदर अपन प्रोसेस करवाएंगे, फिर अपन उसको क्या करवाएंगे, आउटपुट दिलवाएंगे। तो ये एक तरह का क्या आपके एक तरह हिंट है
आपको समस्याओं के समाधान के लिए आपको क्या क्या सजेस्ट किया जाता है, हिंट दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तो वो होता है आपका एल्गोरिदम, जिसे आप प्रोग्रामिंग भाषा में सुडो कोड बोलते हो। अब एक ही जो आप जब आप एल्गोरिदम काम में लेते हो तो उस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी आती है, यानी उसके अंदर जटिलता आती है। तो एल्गोरिदम की जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समय जटिलता, और दूसरी मेरी होती है वो होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहली होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि प्रोग्राम को रन होने में, प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को रन होने में जितना टाइम लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, समय जटिलता बोलते हैं। कि जटिलता आती है जब भी आप एल्गोरिदम बनाते हैं तो समस्या आपकी आती है, उस समस्या को ये अपन कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, उनको ही अपन जटिलता बोलते हैं। अब एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन बिग ओ, यानी बिग ओ का मतलब, बिग का मतलब बड़ा, ओ का मतलब ये ओ, यानी बड़े ओ के द्वारा अपन क्या किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ संकेतन के द्वारा अपन इसको व्यक्त किया जाता है। समय जटिलता जो होती है उसका अगर कैलकुलेशन, उसकी गणना करनी है तो समय जटिलता की गणना है एल्गोरिदम द्वारा किए जाने वाले प्राइमरी फंक्शन, यानी प्राथमिक फंक्शन की संख्या को काउंट करके उनको गिन के अपन क्या किया जा सकता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी मेरी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर स्पेस चाहिए, तो एक होती है स्पेस जटिलता, जिसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे तो एग्जीक्यूट होने के लिए जितना आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है उनको बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको बोला जाता है स्पेस जटिलता बोला जाता है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक अपन का था ये एल्गोरिदम। आगे का जो सेकंड चैप्टर है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।